हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आशा करता हूं मैं कि आप अब पेपर आपका एकदम 1 मंथ बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से आप लगे होंगे और आपको जो तरीके मैंने बताए हैं, किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना है, उस मॉक को कैसे एनालाइज करना है, वो आप उस पर काम कर रहे होगे। अगर उस पर आप काम कर रहे हो तभी आप 2 घंटे में आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत जरूरी है यार। और अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत ज्यादा जरूरी है अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको मैकेनिकल का कट ऑफ पता है। तो हम लोगों ने यार 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज तेजी के साथ कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसी तेजी के साथ हम लोग आज पेपर अटेम्प्ट करते हैं। फिर आइए, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। और मैंने एक बात और भी बताई है, जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो हिंदी में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो वर्ड वहां पे लिख के आता है, आप अगर हिंदी में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा प्रॉपर तरीके से हिंदी में है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे यार? 140 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। 140 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। 141, आप देखो 141 में क्या है कि a body of volume 3 मीटर क्यूब weight in 2 किलो न्यूटन in water, the body's weight in air। इसका मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब आप वही फार्मूला आप लगाओगे, वही फार्मूला आपको लगाना है। क्या करना है आपको क्या करना है? आपको जो एक फार्मूला दे रहा हूं मैं, उसी को लगाना है। आपको क्या लगाना है? जब भी ये क्वेश्चन आए कि ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब वेट 2 किलो न्यूटन इन वाटर, द बॉडी वेट इन एयर, तो आप सीधे एक फार्मूला याद रखो। क्या याद रखो? कि वेट जो वाटर का है इक्वल्स टू वेट जो आपका एयर में है माइनस बायोसी फोर्स। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट, अब आज के बाद आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप ये डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। समय भी बचता है। आप बेसिक तरीके से जाओगे कि एयर में एक बार फोर्स को बैलेंस करोगे, फिर वाटर में एक बार बैलेंस करोगे, फिर दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में यही इक्वेशन आता। वो करने की जरूरत है नहीं यार, वो एग्जाम में करोगे टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी आपको अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप सिर्फ यही लगाओगे। क्या करोगे यार? अब आपको क्या बताना? द वेट ऑफ एयर बताना है। तो एयर के वेट को इधर रखो, और ये क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर प्लस क्या हो जाएगा? बायोसी फोर्स। रख दो। वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है यार? 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन दे रखा है। एफ वी क्या हो जाएगा? रो इंटू वी इंटू जी। अब यहां पे क्या करोगे आप? यहां पे क्या करोगे? 2 किलो न्यूटन, रो की वैल्यू वाटर के लिए कितना? 1000, और आपका वॉल्यूम कितना दे रखा है बॉडी का? 3.0 इंटू जी की वैल्यू आप 10 ले लो। वहां पे 9.8 मत लेना, पहले 10 ले लेना, क्या पता है अप्रोक्सीमेट से आंसर आ जाए। अब आपने क्या किया? 2 किलो न्यूटन, और ये आपने देखा आपको यूनिट क्या है, जरा ध्यान से देखो यार। यहां पे यूनिट क्या है? आप जरा ध्यान से देखो इस चीज को। यहां पे यूनिट आपका यहां पे यूनिट जो है, आपका जो यहां पे यूनिट है वो किलो न्यूटन में है। वो किस में है? किलो न्यूटन में है। तो हमने जो निकाला था वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ एयर माइनस एफ बी, यही तो लिखा था। फिर हम लोगों ने क्या किया था? वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू कितना? वेट ऑफ वाटर प्लस एफ बी, यही तो किया था। फिर यहां पे हम लोगों ने 2 किलो न्यूटन प्लस रो की वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने? रो वाटर का होगा 1000 इंटू 0, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 3.0 इंटू 10, जी की वैल्यू हम लोग लेंगे क्या? 10। लेकिन हम यहां पे देखेंगे कि इसकी यूनिट कितनी है? किलो न्यूटन। तो यहां पे किलो न्यूटन बनाने के लिए 1000 को क्या किलो न्यूटन लिख सकते हैं? इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 30, यानी आ गया 32 किलो न्यूटन। अब आप देख लो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही। कौन सा ऑप्शन एकदम पास है? डी, करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करना है क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड। तो आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया, सिर्फ आपको जब आज के बाद क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से करो, बेसिक से मत जाना। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखा है। जब भी कभी एयर और वाटर आएगा तो आप एक बार इक्वेशन करोगे, आप वाटर के लिए इक्वेशन लिखोगे, फिर आप एयर के लिए लिखोगे, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। समय बचाने के लिए ये आज के बाद अब ध्यान रखो किसी भी, और ये आएगा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जेईएन में आता रहता है। तो आपको जब भी मिलेगा ना, आप इस तरीके का सीधे फॉर्मूला लगा के आप विद इन अ सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो।
समझ में आ गई बात? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी। खत्म। ये आपका जो मैंने लिखा है पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है यार, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 142, द रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोलिक इफिशियंसी एंड मैकेनिकल इफिशियंसी। ये तो तुरंत फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला क्या है? याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? चलो आओ देखते हैं। फॉर्मूला देखो जरा। अगर हमसे पूछा है हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हमसे क्या पूछा है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हमसे पूछा है हाइड्रोलिक इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी और ओवरऑल इफिशियंसी। तो जरा बात करते हैं यार हाइड्रोलिक इफिशियंसी की। हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी टरबाइन में क्या होती है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी हम वाटर पावर देते हैं। इनपुट क्या देते हैं? वाटर पावर। किसके देते हैं? रनर पे। तो जो हमको पावर मिलती है वो किसकी मिलती है? आउटपुट में रनर की पावर मिलती है। इनपुट में क्या दे रहे हो आप? वाटर पावर। तो हम इफिशियंसी का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट। सीधे वही लगाओ। तो जो हाइड्रोलिक इफिशियंसी होगी वो होगी क्या? वाटर पावर। जरा ध्यान से देखो आप, वाटर पावर, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? रनर पावर। यही तो मिलेगा। अब अगर हम बात करें मैकेनिकल इफिशियंसी की, मैकेनिकल इफिशियंसी की क्या मतलब है? मैकेनिकल इफिशियंसी का मतलब है जो आपको यहां से रनर पावर मिला है, वाटर पावर दिए तो रनर पावर मिला, रनर पावर अब इनपुट हो जाएगा। रनर पावर देंगे तो क्या मिलेगा? रनर पावर देंगे तो हमको सैफ्ट पावर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सैफ्ट पावर। सैफ्ट पावर। समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो इस बात को कि जो आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है? इनलेट क्या है? वाटर पावर। आउटलेट क्या है? रनर पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? रनर पावर इनपुट होता है और आउटपुट पावर हमको सैफ्ट पावर मिलता है। और जो ओवरऑल एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी होता है आपका वाटर पावर आप देते हो, वाटर पावर देते हो और आपको क्या मिलता है? सैफ्ट पावर। ये ओवरऑल एफिशिएंसी है। तो एक चीज हम ये देखते हैं यार कि अगर हमको ये लाना है सैफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे, हाइड्रोलिक इफिशियंसी का मैकेनिकल इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करा दो आप। मल्टीप्लाई जैसे ही आप कराओगे रनर पावर से रनर पावर कैंसिल हो जाएगा और सैफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर मिल जाएगा। सैफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। तो क्या करोगे आप? हाइड्रोलिक इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी का क्या है? ये मल्टीपल है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे करना है, ये याद होना चाहिए यार। यहां तो मैं आपको लिखने के लिए इतना बता रहा हूं, यहां वहां तो ये करना भी नहीं है। आपको सीधे पता होना चाहिए कि आपका ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है वो हाइड्रोलिक इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। सीधे याद होना चाहिए। और आपसे इससे 3 क्वेश्चन तैयार हुए। अभी तो इसमें रिलेशन पूछा है, सीधे पूछता है कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए वाटर पावर इनपुट होता है और रनर पावर आउटपुट में मिलता है। आपसे मैकेनिकल इफिशियंसी पूछा जा सकता है, रनर पावर इनपुट होता है और आउटपुट पावर क्या होता है? सैफ्ट पावर। विद इन अ सेकंड होना चाहिए यार ये सब क्वेश्चन, विद इन अ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। पूरा जैसे मैंने बताया आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इसमें लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर तरीके से। इससे 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, 3 क्वेश्चन और तीनों आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 143 क्या दिया? इन पेयर ऑफ स्पर गियर विद एक्सटर्नल इनवैल्यूड प्रोफाइल द इंटरफेरेंस ऑफ टूथ कैन बी मिनिमाइज। ये टोम में अगर आता है ना तो गियर का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे जो जेईएन एग्जाम हो। गियर का क्वेश्चन यार 100% आता है। और इसमें तो आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। प्रेशर एंगल को इंक्रीज करेंगे, गियर की टीथ को बढ़ाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन पेयर ऑफ स्पर गियर विद एक्सटर्नल इनवैल्यूड प्रोफाइल द इंटरफेरेंस ऑफ टूथ कैन बी मिनिमाइज। तो गियर, मैंने क्या बोला? गियर की टीथ को बढ़ाएंगे और हमारा प्रेशर एंगल है उसको इंक्रीज करेंगे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हम प्रेशर एंगल को बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाते? 20 डिग्री तक। बस ये पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? इंक्रीज नंबर ऑफ गियर टीथ। ये आपको याद होना चाहिए एकदम कि क्या मेथड्स हैं, क्या मेथड हैं कि हमारा इनवैल्यूड ना हो। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, आप ये जानते हो इनवैल्यूड प्रोफाइल में ही सिर्फ इंटरफेरेंस होता है, साइक्लोइडल प्रोफाइल में इंटरफेरेंस नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ये भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसमें इंटरफेरेंस होता है।
तो साइक्लोइडल प्रोफाइल में इंटरफेरेंस नहीं होता है। टाइप ऑफ साइक्लोइडल पूछ लेता है, एपिसाइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड, ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज द नंबर ऑफ गियर टूथ। और ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज द नंबर ऑफ गियर टीथ और इंक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल। ठीक, समझ में आ गई बात? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या क्वेश्चन है? 144, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड। द करंट वैल्यू डिसाइडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, एसएससी जेईई लेवल का क्वेश्चन है। सीधे क्या है, अगर ये आपको पता है तब तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे आप इसको। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे कि जो हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, द करंट वैल्यू किससे डिसाइड होती है? देखो, करंट वैल्यू तो डिसाइड होगी इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड के डाया। और यहां पे क्या दिया? थिकनेस ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ वेल्ड पोर्शन, वोल्टेज अक्रॉस आर्क, स्पीड एट ट्रेवल। किससे डिसाइड होगा? तो मैंने क्या बोला कि जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, करंट वैल्यू वो तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड जो है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा? थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा कि जितनी थिकनेस होगी उतना पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। तो जो वेल्डिंग का करंट वैल्यू है ना, वो किस पे डिपेंड कर जाएगा? थिकनेस ऑफ प्लेट पे, थिकनेस ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थिकनेस ऑफ प्लेट। देखो, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है और आपको कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है वो भी लिखा हुआ। क्या लिखा? वेल्डिंग करंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड एट that is core diameter. Electrode size is governed by the thickness of metal and joint penetration and the electrode type of welding position. और क्या याद रखना है आपको की पॉइंट में? if the current supplied in excess then it will cause a spatter. spatter क्या होता है? वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। अगर आप इसमें करंट एक्सेसिव कर लोगे तो वहां पे स्पैटर की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो ये जो की पॉइंट लिखा है ना आपका, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए यार कि आपका क्या है? स्पैटर एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, द करंट वैल्यू डिसाइडेड बाय व्हाट? थिकनेस ऑफ प्लेट। समझ में आ गया? आगे बढ़े, तेजी के साथ करेंगे यार, इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में। आइए 145, a screw thread with M12 and 1.25 designation indicate a coarse thread with a 12 mm major diameter, a coarse thread with 12 mm minor diameter, a fine thread with a 12 mm major dia and 1.2 mm pitch, a fine thread with a 12 mm minor dia and 1.25 mm pitch। क्या होता है? अगर आपको इस डेजिग्नेशन पता है तब तो आप कर लोगे। क्या लिखा है? M12 इंटू 1.25। ये पहले बताओ, ये जो 12 होता है वो क्या होता है? मेजर डाया की माइनर? नहीं, ये क्या होता है आपका? मेजर डायामीटर होता है, मेजर डाया होता है। और ये जो 1.25 है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिच। पिच। तो आप अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे कि अगर आपको ये पता है कि 12 हमारा क्या देता है? मेजर डाया, तो जो माइनर डाया जहां जहां लिखा है वो आपका अपने आप गलत हो जाएगा। माइनर डाया, माइनर डाया, ये खत्म, ये खत्म है यार। और इस वाले में जो मेजर डाया लिखा है इसमें 1.2 का तो डेजिग्नेशन कुछ बताया ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? सी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये 12 देता है वो मेजर डायमीटर है और 1.2 mm क्या है? पिच है। आता है ये क्वेश्चन मशीन डिजाइन का, आता है क्वेश्चन। ये इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये पता है तो विद इन सेकंड कर ले जाओगे आप, नहीं पता है तो आपको सारे ऑप्शन सेम लगेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी। ये देखो, पता होना चाहिए, डिजिग्नेशन आपको पता होना चाहिए। अब 46 क्वेश्चन क्या है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। देखो, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके टिप्स पे होनी चाहिए, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद भी होंगे। आपसे क्या क्या आपको याद रहता है? एक डिस्क का याद रहता है यार, क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर, ये डिस्क का पता होता है। आपको रिंग का पता होता है, रिंग का क्या होता है? mr स्क्वायर, पता होता है यार आपको ये।
आप अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का भी आपको पता रहता है, सॉलिड स्फीयर का क्या रहता है 2/5 mr²। और जो आपका थिन स्फेरिकल है सेल है, उसका जो मोमेंट ऑफ होता है, थिन स्फेरिकल सेल की बात अगर हम करें, थिन स्फेरिकल सेल की, उसका होता है 2/3 mr²। आप देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद ही होनी चाहिए, और जेई में यही पूछता है, इन्हीं में से किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर का, थिन स्फेरिकल सेल का, सबका पता होना चाहिए, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देखो 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर क्या क्या होता है 2/5 mr²। खत्म खत्म। ऐसे ही करना विद इन ए सेकेंड। क्वेश्चन अब आप पाओ 147। क्या बोला? अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा? सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइन एज, ये तो आपको पता ही होगा सेक्शन मॉडुलस क्या है। सेक्शन मॉडुलस आपने एक इक्वेशन देखी होगी बेंडिंग स्ट्रेस में, जब आप पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो यार बेंडिंग स्ट्रेस में? हम ये पढ़ते हैं सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई। यहां पे ये क्या है? बेंडिंग मोमेंट है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? स्ट्रेस है। और ये क्या है? आपका न्यूट्रल से टॉप फाइबर की डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की बीम की डिस्टेंस है। अब अगर हम सिग्मा निकालें तो m अपॉन आई अपॉन वाई होता है, और इसी आई अपॉन वाई को क्या बोलते हैं? सेक्शन मॉडुलस। तो आपको क्या दिया है? मोमेंट ऑफ अब क्या बोला है कि जो सेक्शन मॉडुलस है, क्या क्या ऑप्शन दिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या ये स्क्वायर है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। स्क्वायर नहीं दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। बेंडिंग मोमेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता नहीं यार, सेक्शन मॉडुलस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी। खत्म, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म। इस तरीके से करना है यार आपको, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे यार। इन सब में गलती आप नहीं करोगे, और गलती कर रहे हो तो आप, ये अपराध है एक तरीके से। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है और इसी तरीके से आता है। मैं आपको बता दूं 60 से 65 क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। हाँ, 65 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूं, और उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मॉक देना पड़ेगा। और देख लो, एक एक क्वेश्चन जेई लेवल का है, और जो प्रोपोर्शन में आता है क्वेश्चन, फ्लूइड, पावर प्लांट, सब ज्यादा आते हैं, सेम प्रोपोर्शन रखा गया। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग एकदम एसएससी जेई वाली आनी चाहिए कि आप 2 घंटे में अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 100% आप पेपर में भी कर लोगे। ये आप समझो, थोड़ा सा हाई लेवल थोड़ा सा बनाना पड़ता है, क्योंकि आप यहां ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां मैक्सिमाइज कर पाओगे अपने मार्क्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 148 क्या है? व्हेन गैस इज थ्रॉटल। बढ़िया क्वेश्चन। अगर इसके बारे में देखो, सब प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको प्रोसेस के बारे में पता है तो आप डेफिनेटली विद इन ए सेकेंड कर पाओगे। ये क्या बोल रहा है? द गैस इज थ्रॉटल। अब थ्रॉटल का मतलब पता होना चाहिए। एट लो प्रेशर द चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। अगर आपने थ्रॉटल का मतलब पता है तो आप विद इन ए सेकेंड ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन कर ले जाओगे। थ्रॉटल प्रोसेस आपने किस में देखा है? वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल में। वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है? कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, फिर वहां पे थ्रॉटलिंग डिवाइस लगाते हैं, इवेपोरेटर होता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है? एंथैल्पी कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होता है आपका, थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। एंथैल्पी अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 0। देखो कौन कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है यार, ये ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यानी ये गलत। अब देखो, अगर थ्रॉटल अगर आपको पता है, देखो 2 तरीके से कर सकते हो। थ्रॉटल के बारे में आपको पता है, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है
तो डेल्टा एस क्या होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, सी। खत्म खत्म, विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। थ्रॉटल देखा आपने, थ्रॉटल का मतलब ये हो गया कि एंथैल्पी कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट मतलब डेल्टा एच की वैल्यू 0, एक ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपने थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में सुना यार, दैट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, और फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंथैल्पी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खत्म, उड़ गया क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जेई के एग्जाम में भी उड़ाना है विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड। अब आ जाओ आप 49 क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 149, द एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट। अब ये क्वेश्चन आप नहीं सुने हो, और ऐसे ही क्वेश्चनों की हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही क्वेश्चनों की हमको क्या करनी है, हमको ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है यार, जो क्वेश्चन हम लोग नहीं सुने रहते। मॉक इसीलिए भी तो लगाना जरूरी होता है कि आपको जो ये क्वेश्चन है, ये जो आपके क्वेश्चन इस तरीके का आप सुने नहीं रहते हो पहले, और आप इस तरह का क्वेश्चन मॉक में लगा के जाओगे विद इन, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। अगर आपके इसके बारे में सुना है तब तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं सुना है तो नहीं समझ में आएगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं। क्या है, द एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज इन अ ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट। उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग उसमें यूज करते हैं बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। क्या यूज करते हैं, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। ये आपको अब याद रखना है कि जब कभी भी आपको अब नाम आएगा कि ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में क्या यूज करते हैं, सिंपल इवेपोरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, या बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, तो आप क्या आंसर करोगे, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। होता क्या है जरा आओ देख लेते हैं कि क्या होता है। ये पूरी जानकारी दी है, और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक लाइन से। जो यहां पे लिखा है ना, फालतू की बात नहीं लिखी है यार, फालतू की बात नहीं लिखी है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ वही बातें यहां लिखी है, और क्या क्या आ सकता है सिर्फ उतनी बातें लिखी हैं। अब देखो आप उसमें क्या पूछ सकता है। अभी तो ये पूछा कि जो ट्रांसपोर्ट एयर में क्या लगता है आपका, वहां पे कौन सा लगता है आपका, पूछा है कि इसमें ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट में क्या कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज होता है, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। अगर आपको ये पता है बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम क्या होता है तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इससे। क्या है, इन दिस बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम ए सेकेंडरी कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय द कूलिंग टरबाइन इन प्लेस ऑफ कूलिंग फैन। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में ही एक क्या है, क्वेश्चन है, और ये पूछ लेगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा है कि इन दिस बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम ए सेकेंडरी कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय द कूलिंग टरबाइन इन प्लेस ऑफ व्हाट, फैन, एंड देयर आर 2 हीट एक्सचेंजर। ये भी पूछ सकता है कि बूट स्ट्रैप जो आपका कूलिंग सिस्टम है उसमें कितने नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर है, कितने हैं, 2 हीट एक्सचेंजर इन प्लेस ऑफ 1। समझ में आ गया, ये एक एक लाइन क्वेश्चन है अपने आप में, उसमें उतना ही पॉइंट लिखा गया है जितना जरूरी है, इसमें फर्जी बातें नहीं लिखी हैं। एक एक लाइन, ये पहला लाइन का क्वेश्चन बन सकता है और ये दूसरे लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर कितने हैं आपके बूस्ट इसमें कूलिंग सिस्टम में। ये लाइन हो गया, द रैम एयर इज फर्स्ट हीट एक्सचेंजर कूल द एयर दैट has been the bled from the primary compressor initially. After being compressed in a secondary compressor, this cooled air is directed to the second heat exchanger, where it is once further cooled by the ram air before being directed to the cooling turbine. This type of cooling system most usually in where transport type of aircraft. एक एक लाइन आपको इसकी ध्यान होनी पड़ेगी। आपने ये पढ़ा नहीं, आपने ये सुना नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले, मॉक दे रहे हो आप, तो एक आप शॉर्ट नोट्स रखो, उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किसी न किसी जेईएन एग्जाम में आ जाएगा, एसएससी जेई में भी पूछा जा चुका है बूट स्ट्रैप पे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं लिया गया जिस पे क्वेश्चन पूछा ना गया, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे नया क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल रहा है। तो आप अब की बात जब आपसे ट्रांसपोर्ट टाइप एयरक्राफ्ट पूछेगा तो आप डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर पाओगे। समझ में आ गई चीज। अब आगे बढ़ते हैं 149 के बाद 150। क्या क्वेश्चन है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन,
क्या है, ए 75 सीसी इंजन हैज फॉलोइंग पैरामीटर। 75 सीसी, आप गाड़ी लेने जाते हो कभी, जब गाड़ी आप कभी लेने जाते हो तो आपने सुना होगा यार कि 125 सीसी है और आपका 180 सीसी है, पल्सर आती है 180 सीसी की, बुलेट आती है 300 सीसी की। उसका मतलब क्या है सीसी का? सीसी का मतलब क्या है, वही पूछा है यहां पे। बताओ, सबके यहां गाड़ी होगी, सबके यहां गाड़ी होगी। अगर आपको सीसी का मतलब नहीं पता है तो आप कैसे वहां पे जाओगे आप बाइक लेने और आपसे पूछेगा वो सर 125 सीसी का दिखाऊं, 155 सीसी का दिखाऊं, तो आपको अगर सीसी की वैल्यू का मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कौन सी बाइक लेनी है? तो ये जो सीसी है ना, इसका मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। इस सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी मतलब ये क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम। अब ये कौन सा वॉल्यूम दिखा रहा है? ये कौन सा वॉल्यूम दिखा रहा है? जो हमारी गाड़ी में इंजन होता है, इंजन में सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पिस्टन लगा होता है। पिस्टन, जब हमारा सिलेंडर में एक टॉप डेड सेंटर होता है, एक बॉटम डेड सेंटर होता है। जब हमारा पिस्टन एक स्ट्रोक में जितना टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक ट्रेवल करता है, उस वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं? उस वॉल्यूम को ही हम क्या बोल रहे हैं? सीसी। और उसको कैसे बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात कि जो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे इंजन में यार, ये हमारा सिलेंडर है, यहां हमारा पिस्टन है, ये हमारा टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर है, और इधर पे हमारा बीडीसी, ये बॉटम डेड सेंटर, और यहां पे इसकी लेंथ क्या है? एल है, और इसका डायमीटर सिलेंडर का डी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है, एक स्ट्रोक में जितना टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक ट्रेवल करेगा और जितना वॉल्यूम कवर करेगा, वही क्या है? क्यूबिक कैपेसिटी। वही क्या है? क्यूबिक कैपेसिटी। और इसी को क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो स्वेप्ट वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग, वो क्या हो जाता है यार? एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर का एरिया इंटू लेंथ, और सिलेंडर का एरिया क्या हो जाता है? π/4 d स्क्वायर इंटू एल। अब आपको समझ में आ गया होगा। और क्या फायदे होते हैं इस सीसी से? सीसी का मतलब क्या है? अगर आप 125 सीसी ले आए, हीरो होंडा का मिला गाड़ी, तो सीसी का मतलब क्या है? सीसी का मतलब क्या है कि एक स्ट्रोक में वो कम फ्यूल ले आएगा, और कम फ्यूल ले आएगा तो उसका पावर कम होगा। समझ पा रहे हो आप बात को? अगर एक स्ट्रोक में ये जो फ्यूल ले आ रहा अंदर, वो क्या होगा? कम सीसी का है, यानी कम वॉल्यूम ट्रेवल कर रहा है, यानी फ्यूल कम अंदर आएगा, तो आपका पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाई सीसी का मतलब क्या है कि वो फ्यूल ज्यादा इंटर करेगा तो आपका पावर बढ़ जाएगा, आपका पावर उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपका जो हीरो होंडा है उसका माइलेज ज्यादा होता है, बुलेट का जिसका सीसी ज्यादा है उसका माइलेज कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्यूल आता है, कम सीसी वाले में जो कम फ्यूल आता है, तो फ्यूल कंजप्शन कम होता है, तो माइलेज ज्यादा होता है। इसी तरह का अगर बुलेट की बात करें तो उसमें क्या होता है? 300 सीसी होता है, और उसमें क्या होता है? जो हमारा पिस्टन मूव करता है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, फ्यूल आपका ज्यादा आता है, तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, और फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है तो माइलेज कम हो जाता है। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई सीसी के बारे में पूछे कि यार 125 सीसी क्या होता है, 75 सीसी क्या होता है, तो आप डेफिनेटली उनको रिप्लाई कर पाओगे, यार इसका मतलब क्यूबिक कैपेसिटी होता है, और पिस्टन हमारा क्या? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे ट्रैवल करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम। खत्म, विद इन सेकेंड करेंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 151, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड वर्क टू द हाइपोथेटिकल इंडिकेटेड वर्क इन ए स्टीम इंजन। बताओ, आप नया टर्म सुनोगे आज, इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। इसके बारे में आप पहले एक एक करके बात करते हैं। आपने क्या सुना? इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? इंडिकेटेड पावर अपॉन कितना? फ्यूल बर्न कितना हुआ, ये आपकी क्या होगी? इंडिकेटेड इफिशियंसी है। और ये कहां मिलती है? जो
सिलेंडर से जो हमको पावर मिल रहा है, ये पावर कहां से मिल रहा है? सिलेंडर से। सिलेंडर पे जो पावर होता है वो क्या होगा? ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि सिलेंडर से जो आपको पावर मिल रही है वहां पे, उसको क्या, वो इंडिकेटेड पावर है, आईपी। तो ये हो गया इंडिकेटर। तो ये तो पूछा नहीं, इसमें पूछा रेशियो ऑफ इंडिकेटेड वर्क अपॉन हाइपोथेटिकल इंडिकेटेड वर्क, तो ये है नहीं। फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर क्या है? ये तो आपने फ्लूइड में पढ़ा था यार, फ्रिक्शन फैक्टर एफ को पढ़ा था आपने। रेनॉल्ड नंबर के लिए कितना आता है? 64 अपॉन कितना, एफ की वैल्यू 64 अपॉन आर ही आता है। तो ये तो फ्रिक्शन फैक्टर को तो आप समझ ही गए, ये तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी की। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है स्टीम इंजन में? मैकेनिकल इफिशियंसी होती है आपका ब्रेकिंग पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ये चीज समझ में आती है बात आपको? मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है? मैकेनिकल इफिशियंसी आपकी होती है ब्रेकिंग पावर अपॉन क्या, इंडिकेटेड पावर। ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, सब पूछा जा चुका, सब पूछता है, यही बार बार पूछेगा। ब्रेकिंग पावर कहां मिलता है? क्रैंकशाफ्ट पावर को जो मिलता है, ये भी पता होना चाहिए, क्रैंकशाफ्ट पे मिलता है ये पावर। और कितना होता है? 2 पाई NT/60। और आपका आईपी पावर कितना मिलता है? आईपी पावर इंडिकेटेड पावर कितना मिलता है आपका? प्लांक/60। ट्रिक है ये, प्लांक/60। अगर आप इसको किलोवाट में लिखोगे तो प्लांक/60,000। प्लांक मतलब क्या है? ये आपका प्रेशर, इंडिकेटेड प्रेशर, लेंथ है, एरिया है n, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है k, नंबर ऑफ सिलेंडर। ऐसे याद होना चाहिए आपको, इस तरीके का याद होगा तभी आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। अब आप जब ने देखा ये कि ये चीजें तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डायग्राम फैक्टर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? डायग्राम फैक्टर। पूरा डिटेल में आपको दिखाया डायग्राम फैक्टर क्या होता है, और इन सब के बारे में अब आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा। तो समझ में आई चीजें? ये आपने नया टर्म सुना, डायग्राम फैक्टर, नहीं सुने होंगे आप, डेफिनेटली नहीं सुने होंगे। तो क्या है कि रेशियो ऑफ इंडिकेटेड वर्क टू द हाइपोथेटिकल इंडिकेटेड वर्क इज व्हाट कॉल्ड डायग्राम फैक्टर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 152 में क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर रीहीटिंग स्टीम। जैसे ही आपने पावर प्लांट रीहीटिंग देखा, इसका मतलब क्या है? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए यार कि जैसे ही हम रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग करते हैं तो सबसे मेन पर्पस क्या होता है? उसका टरबाइन का वर्क बढ़ जाता है। ये याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए आपको। टरबाइन वर्क बढ़ जाता है, पंप वर्क कांस्टेंट रहता है, और क्या होता है? मॉइस्चर कम हो जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। ये टिप्स पे होनी चाहिए आपको, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देख लो, क्या बोला? रीहीटिंग इज मस्ट फॉर मॉडर्न हाई प्रेशर पावर प्लांट यूजिंग प्रेशर एबव। ये हाई प्रेशर के लिए ही रीहीटिंग करते हैं। आपको डायग्राम अगर ध्यान होगा आपका रीहीटिंग का अगर डायग्राम आपको ध्यान होगा, ये है था रीहीटिंग का, ये रीहीट करते थे टरबाइन लगा के, तो ये रीहीटिंग करता है, ये हाई प्रेशर के लिए ही होता है, हाई प्रेशर के लिए। कितना? 100 बार के लिए। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? नॉट मोर देन 2 रीहीट आर यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट। क्यों 2 के अलावा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद इफिशियंसी क्या होने लगता है? डिक्रीज करने लगता है। उसके बाद इफिशियंसी क्या करने लगता है? डिक्रीज करने लगता है। मीन एडिशन टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी वजह से हमारा कितना ही सिर्फ यूज करते हैं उसमें? 2 रीहीट। लॉजिक है, और ये सब अच्छे क्वेश्चन है, अभी तक विद इन ए सेकेंड वाले थे। ये आपको लॉजिक पता है तभी कर पाओगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? रीहीटिंग रिड्यूस द स्टीम रेट। अब स्टीम रेट के बारे में अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। आपको ये पता है यार कि रीहीटिंग में जब भी हम रैंकाइन साइकिल की रीहीटिंग करते हैं तो उसमें जो टरबाइन वर्क होता है, टरबाइन वर्क इंक्रीज करता है, बिल्कुल इंक्रीज करता है। पंप वर्क क्या होता है आपका? कांस्टेंट रहता है। तो जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? WT माइनस WP। अगर ये कांस्टेंट और ये बढ़ रहा है तो W नेट की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। अब आप बताओ स्टीम रेट का फॉर्मूला क्या होता है? स्टीम रेट का जो फॉर्मूला होता है यार, स्टीम रेट का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको किसमें लिखें? किलोग्राम प्लस केजी आवर में। किसमें लिखें? किलोग्राम। अगर इसको हम लिखें किलोग्राम W नेट, इसको लिखें हम किलोग्राम प्लस के अपॉन केजी आवर में, तो ये वैल्यू होती है। अगर आप सेकंड में लिखोगे तो 1 अपॉन W नेट केजी अपॉन किलोजूल डॉट सेकंड में आएगा।
सेकंड को आवर में चेंज करते हैं तो 36 हो जाता है। अब एक बात बताओ, वो चाहे जो लिखो आप, लेकिन एक बात बताओ, जब डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है, ये चीज अगर बढ़ रही है तो ये स्टीम रेट क्या होगा? कम होगा। जब ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? कम होगा। तो लास्ट ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? करेक्ट। यानी तीनों आंसर आपके क्या है? सही है। सीधे लॉजिक होना चाहिए यार, सीधी सीधी बात। आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये पूरा रीहीट के बारे में बताया है, ये देखो आप समझ गए होगे यार। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं समझाते हुए आपको इतना तेजी से कर रहा हूं तो आपको समझो कितना तेजी से एग्जाम में करना है। इसी तरीके से करना है आपको। एनालाइज करो मॉक को, क्या गलती कर रहे हो। कुछ पॉइंट याद करने वाले हैं वो याद होने चाहिए, कुछ पॉइंट टिप्स में होने चाहिए। ब्रेकिंग एफिशिएंसी, आपका इंडिकेटेड पावर, आपका फॉर्मूला, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, करके आना है यार। क्वेश्चन को करे रहोगे। न्यूमेरिकल भी वो 4-5 क्वेश्चन बड़े बड़े डालते हैं। अगर आपने ये सब क्वेश्चन जल्दी से कर लिया तो आप न्यूमेरिकल में टाइम दे पाओगे। देखो, टेक्निकल आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा और टेक्निकल में ही आप नंबर ले पाओगे। आओ 153 क्वेश्चन क्या है? फॉर अ सिलेंडर, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप क्या बोल रहा है, फॉर अ सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ये क्या बोल रहा है? कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है? Biopsy is the largest when the axis is horizontal. Biopsy is the largest when the axis is vertical. Biopsy increases with the depth at which body is kept. Biopsy is independent of vertical position and orientation. बताओ क्या सही होगा? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देखो बात को, क्या बोल रहा है वो? ये पार्शली सबमर्ज की बात नहीं की है यार, पार्शली सबमर्ज की बात नहीं की है, इसने कंप्लीटली सबमर्ज की बात की है। और उसने क्या बोला? ये रखा है वर्टिकल सिलेंडर और क्या रखा है आपका? ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रखा है। अब बोल रहा है कि आप बताओ बायोसी फोर्स पे क्या, बायोसी पे क्या फर्क पड़ेगा, किसके उसमें लार्ज होगा? जब ये पार्शली सबमर्ज्ड है तो बायोसी का जो फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो हमारा बॉडी का वेट है और किसके बराबर हो जाएगा? जो हमारा बायोसी प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो इसका वेट है, बॉडी का जो वेट है वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, उतना ही डिस्प्लेस करेगा। चाहे आप उसको वर्टिकल रखो, चाहे आप उसको क्या रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, चाहे जिसमें रखो। आपका बायोसी क्या, अगर वो फुली सबमर्ज्ड है तो वो ओरिएंटेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो वेट के बराबर ही वाटर को क्या करता है? वो डिस्प्लेस करता है। वेट के बराबर ही वाटर को डिस्प्लेस करता है। आप समझे बात को? जो बायोसी है तो ये आप चाहे हॉरिजॉन्टल रखो चाहे वर्टिकल रखो, इसके ओरिएंटेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर ये पार्शली सबमर्ज है तब ओरिएंटेशन पे फर्क पड़ जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, इस पे डिपेंड कर जाता है। तब अगर यहीं पे कंप्लीटली सबमर्ज की जगह पार्शली सबमर्ज लिख देता तब इसका आंसर ये नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना आप। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बोला है तो आप जान रहे हो कि चाहे इसको ऐसे रखें चाहे इसको ऐसे रखें, उसके वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो इसीलिए ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या आंसर हो जाएगा ये? देखो क्या लिखा, बायोसी फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू यानी रोजी इंटू वी डिस्प्लेड फॉर फुली सबमर्ज्ड कंडीशन। साफ साफ लिखा है फॉर फुली सबमर्ज्ड कंडीशन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंड्रिकल सिलेंडर, उतना ही डिस्प्लेस करेगा। इसलिए बायोसी जो है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर यही फुली सबमर्ज्ड की जगह पार्शली सबमर्ज्ड हो जाता तो ये रॉन्ग हो जाता, ये रॉन्ग हो जाता। ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। इनको ऑप्शन को थोड़ा ढंग से ध्यान से पढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चनों को। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है आपका 154। ये देखो आपका, अब ऐसे क्वेश्चनों को विद इन ए सेकंड करना है आपको। कैसे करोगे? क्या दे रखा है आपको? u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है कौन सा इक्वेशन सही है और ये क्या दे रखा है, स्ट्रीम लाइन। अब आपको स्ट्रीम लाइन की कंडीशन पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होनी चाहिए? स्ट्रीम लाइन की कंडीशन पता होनी चाहिए कि स्ट्रीम लाइन की क्या कंडीशन होती है। स्ट्रीम लाइन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो क्या होता है स्ट्रीम लाइन की कंडीशन? स्ट्रीम लाइन की कंडीशन ये होती है यार, स्ट्रीम लाइन की आपकी कंडीशन जो है वो क्या होती है? वो होती है आपकी dx अपॉन u इक्वल्स टू dy अपॉन v। रख दो वैल्यू, u और v की वैल्यू दे रखी है तो आप रखो जरा।
डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू डी वाई एंड v की वैल्यू क्या है -2xy t। समझ में आई बात। अब यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या dx अपॉन x और dy अपॉन माइनस का 2y, यही तो बचेगा। अब देखना जरा, अब यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे आप क्या कर लोगे, ln ले लोगे, इसको इंटीग्रेट करो ना, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ln x इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका -12 ln y प्लस ln c, यही तो आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -12 को उधर ले जाओ, ln x इक्वल टू ln, ये क्या आ जाएगा y की पावर 1/2। सुनना, -1/2 है, y की पावर क्या हो जाएगा -1/2, और ये जब नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा y की पावर 1/2, और इसको क्या लिख देंगे हम y की पावर 1/2 प्लस ln c। जरा ध्यान से सुनना आप, ln x प्लस लगा है तो इसको ये लिख सकते हैं क्या 1/12 इंटू सी, यही तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से आप क्या करो, ln कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन y की पावर 1/2। आंसर किस में आ रहा है यार, आप देखो कि इसमें 1/2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी इसका स्क्वायर करा दो, स्क्वायर करा दोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर y इक्वल्स टू सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऐसे करना है विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड में क्वेश्चन होने चाहिए। आपका आंसर कौन सा सही हो गया, ए। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई होगी यार आपके कि कैसे क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट करेंगे। स्ट्रीमलाइन का आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन वी, वैल्यू रखा बस। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ये पूरा प्रॉपर तरीके से, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया गया है, आप देख लेना इसको, लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें किया गया हुआ है। अब बात करते हैं 155 की, क्या क्वेश्चन है, कपलान टरबाइन इज यूज्ड। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें मैंने आपको टेबल दिया था यार, उसमें मैंने एक टेबल दिया था, मैंने कहा था उसी से 6-7 क्वेश्चन आएगा और इसी में आ गया। क्या बोल रहा है, कपलान टरबाइन इज यूज्ड, मैंने क्या बताया था, टरबाइन के, मैंने जब टाइप ऑफ टरबाइन की बात की थी तो उसमें मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक स्पीड की वजह से टरबाइन को डिवाइड किया गया। उसमें हम लोगों ने क्या की बात किया था, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर, कपलान, इससे बात की थी। तो हमने क्या बताया था, जो पेल्टन व्हील होता है वो हाई हेड लो डिस्चार्ज, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। अगर हम बात करते हैं कपलान टरबाइन की, तो कपलान टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है यार, कपलान टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितनी 600 से 1000 के बीच होती है। तो यानी इसका डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम, और हेड क्या होगा, लो, बस खत्म। देखो कहां है, कौन सा ऑप्शन है, व्हेन हेड इज वाटर इज हाई, हाई हेड नहीं होता है, व्हेन हेड ऑफ वाटर इज लो एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई, हेड लो वॉल्यूम हाई। अगर डिस्चार्ज ज्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा। बस आपको ऑप्शन और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया आपका, क्या हो गया, बी, खत्म। ये सारा लिखा है पॉइंट, क्या क्या ज्यादा होता है सारे, इस पे हर एक पे क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा। हाई डिस्चार्ज, लो हेड, हाई स्पेसिफिक स्पीड, एक्सियल फ्लो, रिएक्शन टरबाइन, वर्टिकल शेफ्ट टरबाइन। आपको जितनी पॉइंट की जरूरत है ना, सिर्फ उतना ही लिखते हैं, उतना ही लिखते हैं, और आपको इस पे से एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए सिर्फ की पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं यार। आप देखो सोल्यूशन, मॉक इसीलिए देने के लिए कह रहा हूं, आप जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है, जितना आपको पढ़ने की जरूरत है, जितना आपको जानने की जरूरत है, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, सिर्फ उतने ही पॉइंट है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इन पॉइंटों पे क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा, आता रहा है, इन्हीं पॉइंटों पे क्वेश्चन आएगा। पूछ लेगा आपका यहाँ पे कपलान टरबाइन क्या है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, आपसे ये पूछ ले। क्या पूछ लेगा आपका कि इसमें जो सैफ्ट होता है टरबाइन का वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, सेम क्वेश्चन। तो आपको ये की पॉइंट इसीलिए इतने शॉर्ट तरीके से दे रहे हैं ताकि आप कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156 क्या है, द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस गियर ऑफ टूथ स्पीच। पिच सरफेस के ऊपर को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, और बॉटम वाले को क्या बोलते हैं, फ्लैंक। ये तो आपको याद ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको जो ये क्या बोल रहा है, आपको क्या पूछा है,
एबव द, बहुत लोग गलती करते हैं क्या कि एबव ना पढ़ के वो पता नहीं क्या देख लेते। एबव और बिलो में दोनों अलग अलग टर्म है। अगर एबव की बात आप कर रहे हो तो फेस होता है, अगर आप बिलो की बात करोगे तो फ्लैंक होता है। तो अभी इसमें क्या बात किया है, एबव, वो क्या हो गया, देखो इस डायग्राम में ये आपका फेस है, ये आपका फेस है, और ये पिच सर्किल के जो बिलो है उसको क्या बोल रहे हैं, फ्लैंक। दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, फेस भी फ्लैंक भी, अडेंडम और डिडेंडम पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये चारों पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो वही बात है, एक जितने ऑप्शन है इतना आराम से आपको एक एक पॉइंट देंगे। अगर आप ये बता तो रहा हूं मैं, 10 मॉक टेस्ट है, आपने 1000 क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब आपने 1000 क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो आपके 2000 से 4000 तक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा यार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 156 हो गया। 157 क्या है, देखो जरा इसको, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। फॉर स्पॉट वेल्डिंग थिकनेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थिकनेस कितना है 1 mm, करंट फ्लो कितना है, आई की वैल्यू 0.2, हीट जनरेटेड कितना दे रखा है 1000, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 200 माइक्रो, और द करंट रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो आपको पता है वेल्डिंग में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हीट का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या है, H = I² RT। अब देखो जरा H की वैल्यू कितनी दे रखी है, जरा ध्यान से देखना 1000 जूल, और I² की वैल्यू आपको निकालनी है। R की वैल्यू दे रखी है कितना 200 माइक्रो दिया तो -6। T की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, T की वैल्यू आपको दे रखा है 1 mm लिख लो। लेकिन एक बात देखो, अगर आप सही से देख रहे हो ना एक चीज, तो आपको ये बस एक लाइन से ही आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो एक बात बताओ यार, यहां पे आपने देखा आपका क्या है 1 mm थिक शीट प्लेट, करंट फ्लो 0.2 द हीट जनरेट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस तक करंट रिक्वायर इज, टी की वैल्यू कितनी है, अरे यार थिक शीट I² RT, टाइम की वैल्यू कितनी है 0.2 सेकेंड, वो थिकनेस की वैल्यू लिख दी थी। तो जो हीट होता है वो क्या होता है I² RT, और यहां पे टी क्या है, टाइम है, और टाइम की वैल्यू कितनी रखी 0.2। अब एक बात बताओ, एक बात बताना यार, वो तो जान दो, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है वही यूटिलाइज करेंगे, वही थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे। एक बात बताओ, यहां आप 2 देख रहे हो और यहां पे भी आप क्या देख रहे हो 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 हो गया। ध्यान से सुनना कैसे वहां पेपर में कैसे क्वेश्चन ये करना है। और यहां पे आप देख रहे हो 1000 है, इसको जब डिवाइड करोगे ना यार, ये 25 के टर्म में बनेगा, 25 के टर्म में बनेगा। जरा देखते रहना, यहां क्या है 2 है, यहां 2 है, और ये 4 हो गया, और यहां पे 1000, यानी जब डिवाइड करोगे आप तो यहां 25 बनेगा। और I² है, जब इसका रूट लोगे तो यानी 5 के ही टर्म में आएगा। अब वो पावर चाहे जो हो, वो बात की बात है, लेकिन आंसर किस में आएगा 5 के फॉर्म में, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऐसे करना है पेपर में, तब आप समय बचा पाओगे। मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं तरीके बता रहा हूं कैसे आप समय बचा सकते हो। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे 10 मॉक में ऐसे प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चनों की कर ली है तो वहां पे आप देखोगे क्वेश्चन, यहीं से देखा 0.2 और यहां से 2 देखा, आपने देखा यहां पे यार इसको डिवाइड करेंगे 1000 को, यानी 25 के फॉर्मेट में बनेगा, और इसका जब I² रूट लेंगे तो 5 आएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। ऐसे करना है क्वेश्चन ऐसे करना है। ये तो आपको सुंदर अगर लिखना है तो ये है आपका, देखो पूरा तरीके से लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नहीं ये काम नहीं करना है। यही आपको बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम में समय बचाओगे आप। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, वो कैसे आएगा जब मॉक दोगे, मॉक में कैलकुलेशन करोगे आप। किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ऐसे दिमाग लगाना है यार। अगर यहां पे 5 में और कुछ होता, 5 यहां भी होता, यहां भी होता, 500 लिखता, 50 लिखता, तब तो आप उसकी पावर को सॉल्व करो। लेकिन जब एक आंसर 5 में ही है, जब एक आंसर आपका 5 में ही, तो वो करने की जरूरत नहीं है, वो करने की भी जरूरत नहीं। आपने बस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप वहीं पढ़ के ही आंसर लगा सकते हो। बस आप प्रैक्टिस करते हो लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 158, इन रिवेट ज्वाइंट ड्यू टू टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज एंड द रिवेट होल्स ए ज्वाइंट में फेल, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द कीपिंग द मार्जिन। अब ये वैल्यू अगर आपको याद है
तब तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका जो आंसर है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द कीपिंग द मार्जिन, कितना एम को रखते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि वो 1.5 डी रखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये डेटा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स रखो। आप जब मॉक लगाओ तो शॉर्ट नोट्स रखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा या डेटा वाली चीजें हैं उनको एक शॉर्ट नोट्स में लिखो, शॉर्ट नोट्स में लिखो और रोज रिवाइज करो, रोज रिवाइज करो, डेटा याद रहेगा आपको। एक बार भी आप देखे रहोगे तो ऐसे क्वेश्चनों को कहां कर ले जाओगे। तब लोग ये जो बहाने देते हैं ना कि यार वो डेटा पे क्वेश्चन पूछ लिया था, नहीं, आप प्रैक्टिस करके जाओ। इसको 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, आपको याद रहेगा, बस और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और भी जो चीजें दी हुई हैं, रिविटेड जॉइंट आपका फेलियर क्या करता है, शीयर फेलियर करता है, क्रशिंग फेलियर करता है, और आपका फिर टीयरिंग होता है, उसमें टीयरिंग में एक अलग फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का क्या निकल के आता है 1 - P/D, वो अलग चीजें हैं। लेकिन ये डेटा वाली चीजें हैं, आपको ये याद होनी चाहिए। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये तो यार तभी होगा, डिटरमिनेट प्रॉब्लम है जब आपका ये नॉन ट्रिवियल इक्वेशन हो वो मोर देन नंबर ऑफ क्या हो, अननोन, मोर देन नंबर ऑफ अननोन हो। बस अगर आपको इसके बारे में जानकारी है विद इन सेकंड कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो जरा क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ना, बस ध्यान से पढ़ना। टू सिंपली सपोर्टेड बीम इज इक्वल लेंथ, क्या दे रखा है, टू सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वल सेक्शन मॉडुलस। क्या क्या सेम है, लेंथ सेम है L1 = L2, दूसरा एरिया सेम है A1 = A2, और तीसरा क्या है, Z मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस मतलब Z1 = Z2, ये सेम। आगे बढ़ो, आर सब्जेक्टेड टू द सेम कंसंट्रेटेड लोड एट द मिडलेट। क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड, यानी ये बोल रहा है आपसे कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड है और इस पे मिड पे लग रहा है लोड, ठीक, कंसंट्रेटेड लोड दोनों में। अब डिफरेंट क्या है, वन बीम इज मेड ऑफ स्टील एंड अदर बीम इज मेड ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बना है, एक स्टील का बना है, एक स्टील का बना है, और एक आपका क्या है, बीम बना है, एक आपका बीम क्या बना है, आपका एल्यूमिनियम का। अब ये पूछ रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी, क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, स्टील बीम का क्या होगा, मैक्सिमम किस में होगा, स्टीम बीम में होगा, एल्युमिनियम बीम में होगा, दोनों में होगा, और या फिर द बीम आर अकॉर्डिंग टू देयर इलास्टिक मॉडुलस मैग्नीट्यूड। बताओ आप किस में होगा, बताओ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये लोड लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड लग रहा है, तो इसमें मान लो ये लोड P है, दोनों में मान लिया P है, तो यहां पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, PL/4। ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछता है SSC JEE में। सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, PL/4। यहां पे भी क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL/4, यही तो आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL/4 दोनों में आएगा। समझ में आ गई चीज। अब जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दोनों में आ रहा है PL/4, तो आप एक बात बताओ, जब हम सिग्मा लगाएं, जब हम यहां पे सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, अपॉन वाई M/I। अब यहां पे बोला सेक्शन मॉडुलस भी सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो, M/Z लिख सकते हो, Z लिख सकते हो। और जब Z भी सेम है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी सेम है, तो आपका स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, सेम। खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। समझ में आ गई बात, ये है, ये तामझाम इतना लिखा था कुछ नहीं। अगर आपको सिग्मा पता है, सिग्मा M/Z है, और आप उसमें बोला है दोनों कंडीशन में मिड लेंथ पे ही लग रही है और इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है यानी P, तो दोनों में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी जो आएगा वो PL/4 आएगा। तो आपने फार्मूला देखा यार, सिग्मा इक्वल टू M/Z, और Z क्या है, सेम दे रखा है, तो दोनों के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिग्मा भी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए बराबर, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लॉजिक लगा लोगे तो विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन होगा, और अपना टारगेट भी क्या है, विद इन ए सेकेंड करना क्वेश्चन को। ये देखो दोनों सेम है,
सेम आता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है कितना आपका PL/4। अब देखो कुछ डेटा आपको याद होने चाहिए, अगर इसी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग देता तो WL²/8 वो याद होना चाहिए। डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। सब डायरेक्ट पूछता है वहां। अगर आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, जो फॉर्मूले नहीं है लग जाओ। 1 महीना रह गया है, टेस्ट दो आप, हर 2 दिन के बाद टेस्ट दो, और उस टेस्ट को जितना टाइम आप टेस्ट देने में लगा रहे हो, 2 घंटा लगा रहे हो टेस्ट देने में, तो आपको कम से कम 3 घंटा लगना चाहिए उसको एनालाइज करने में। यार सीधी सी बात है। एनालाइज का मतलब ये है जो पॉइंट आप नहीं जान रहे उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिखो, उसको बार बार रिवाइज करो, चीज़ें याद होंगी। तरीके बता रहा हूँ यार आपको, और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, चाहे यार कितनी भी कम सीट आए, देखो सीट कम आ रही है और आप एक बार इस मैदान में कूद गए हो ना, जब इस मैदान में कूद ही गए हो तो यार अब विजय के साथ बाहर आओ, सिलेक्शन लेके आओ। अब या तो इसमें पढ़ते नहीं, लेकिन अब जब जिद है तो जिद को आप उस अपनी विन में कन्वर्ट कर दो। लग जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओ। और मॉक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके उसमें। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपने 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस 120 मिनट में नहीं की ना, तो SSC JEE में पेपर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, आपको 10 अगर मॉक दे रहे हो और इस तरीके का, जिस तरीके का पेपर है ये SSC JEE लेवल का, कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ क्वेश्चन इजी, ज्यादातर मैक्सिमम 60-65 क्वेश्चन सब बना लेते हैं। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, खेल स्टार्ट होता है 65 के बाद। तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे और इसी तरीके से करते रहो। और जिन लोगों ने मॉक अभी नहीं दिया है, अभी भी टाइम है, जाके मॉक दे सकते हो और मॉक देना स्टार्ट कर दो। क्या बेहतरीन पेपर है, आप देख ही सकते हो। थैंक यू वेरी मच।